हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं कृष्ण सैनी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हमारी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उसके दोस्तों मैंने आपके लिए 35 क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है और दोस्तों आपके एग्जाम में इन्हीं 35 क्वेश्चनों में एग्जाम क्वेश्चन होगा वो फंस जाएगा। यदि दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं फंसता है तो दोस्तों यानी जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा इनके जो कंसेप्ट है उनके कंसेप्ट पर आपके एग्जाम में दोस्तों 110% यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इन 35 क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है दोस्तों उसका कंप्लीटली रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों आप इन 35 क्वेश्चनों का बिल्कुल यानी ध्यान से करें और दोस्तों यानी इसको देखना ही नहीं है बल्कि इनको आते आते याद भी कर लें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने है और इसमें आपको बताना है कि कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती। यहाँ पर दोस्तों आपको 4 किरणें दी हुई हैं, 4 तरंगें दी हुई हैं और आपको बताना कि ऐसी कौन सी तरंग है जो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो दोस्तों याद रखना, हम सभी जानते हैं एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें, ये तीनों हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। तो दोस्तों यह निर्वात में गमन कर सकती हैं। दोस्तों इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दोस्तों हमारी जो अपसर्व्य तरंगें होती हैं वह एक प्रकार की ध्वनि तरंग है और हम जानते हैं दोस्तों ध्वनि तरंग को संचरण के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसके कारण दोस्तों अपसर्व्य तरंगें होती हैं वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपसर्व्य तरंगें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 यानी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि यानी कौन सा यानी मान हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग है निर्वात के अंदर। दोस्तों हम जानते हैं निर्वात की हमारी जो चुंबकीयशीलता होती है हमारी म्यू नॉट होती है और विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है। तो इसके कारण दोस्तों इसका निर्वात में जो वेलोसिटी होती है दोस्तों याद रखना वो प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद करना। दोस्तों हमारे जो निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो वेग होता है वो 1 में म्यू नॉट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है यहाँ से आपके एग्जाम में हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो दोस्तों ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या आपको क्या कर दिया जाता है, इसकी विमा पूछ ली जाती है। तो दोस्तों हम जानते हैं ये वेलोसिटी के बराबर है, तो इसकी जो विमा हो जाएगी हमारी वेलोसिटी की विमा के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है और आपके एग्जामों में भी यह हर वर्ष पूछा जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, इसको याद रखना। निर्वात के अंदर विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग होता है वो 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, विद्युत चुम्बकीय दोलनों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है। दोस्तों हमें क्या बताना है कि हमारे जो विद्युत चुम्बकीय दोलन होते हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो किन के रूप में होती है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों आप सभी याद रखना, जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उसके जो हमारे दोस्तों कंपन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। दोस्तों याद रखना, यदि हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी एक्स अक्ष की दिशा में यानी संचरण कर रही है तो दोस्तों हमारे जो विद्युत क्षेत्र के जो कंपन होंगे वह दोस्तों हमारे जो इस प्रकार से वाई अक्ष के अनुदिश होते हैं और दोस्तों ये होता है हमारा जेड अक्ष के अनुदिश है। और दोस्तों हमारा जो चुम्बकीय होता है चुम्बकीय क्षेत्र होता है उसके जो कंपन होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं यानी जेड अक्ष के अनुदिश से। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं उसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुम्बकीय क्षेत्र भी होता है। तो याद रखना इसके अंदर के दोलनों में दोस्तों जो एनर्जी होती है वो चुम्बकीय ऊर्जा एवं विद्युत ऊर्जा दोनों के रूप में होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों हमारे जो विद्युत चुम्बकीय दोलन होते हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है वह विद्युत एवं चुम्बकीय ऊर्जा दोनों के रूप में होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि दोस्तों हमारा जो दर्शक क्षेत्र होता है उसकी तरंग दैर्ध्य परास कितनी होती है। दोस्तों हमारे जो जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक तो अक्ष किरणें होती हैं और दूसरा होता है दर्शक क्षेत्र। दोस्तों इन दोनों के तो दोस्तों हमारा जो तरंग दैर्ध्य परास हो तो आपको 100% नोट कर लिए, क्योंकि दोस्तों इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी के दोस्तों हमारे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होते हैं उनकी तरंग दैर्ध्य परास या आवर्ती परास यदि आप न याद नहीं सकते हैं, रट नहीं सकते हैं तो दोस्तों कोई जरूरी नहीं है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से फंस जाता है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारी अक्ष तरंगें होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य परास होती है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और दोस्तों हमारी जो दर्शक क्षेत्र की जो तरंग दैर्ध्य परास होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वैसे तो दोस्तों ये होती है हमारी 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है। लेकिन दोस्तों इसको अपन क्या मानते हैं, इसको तो मान लेते हैं 4000 के करीब, इसको मान लेते हैं 8000 के करीब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दर्शक क्षेत्र की दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य परास होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम
कम होती है। और दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार एक्स किरणों की भी पूछ लेता है, तो एक्स किरणों की दोस्तों हमारी जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश होती है वो भी नोट कर लेना। वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो इन दोनों प्रकाश को आपको नोट कर लेना है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन है। पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि सूर्य प्रकाश में कौन सा विकिरण उसमें प्रभाव उत्पन्न करता है। दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य होता है, उसके अंदर कौन सा विकिरण है जो दोस्तों हमारा जो ऊष्मा होती है उसको उत्पन्न करता है, या ऊष्मा का प्रभाव होता है उसको उत्पन्न करता है। तो दोस्तों याद रखना, हमारी जो अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें इंफ्रारेड वेव होती हैं दोस्तों, ये क्या आती हैं कि उसमें यह प्रभाव होता है उसको उत्पन्न करती हैं, यानी दोस्तों हीट को जनरेट करती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठवें क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आपको यानी 4 किरणें दी हुई हैं, आपको बताना कि ऐसी कौन सी यानी किरण आपको दी हुई है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। दोस्तों याद रखना, हम सभी जानते हैं एक्स किरणें भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और दोस्तों हमारी जो गामा किरणें होती हैं वो भी इलेक्ट्रोनिक वेव होती हैं। दोस्तों याद रखना, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, दोस्तों कॉस्मिक किरणें वैसे हमारी जो 7 किरणें होती हैं उसके अंदर नहीं होती हैं, लेकिन दोस्तों याद रखना ये भी हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ही एक प्रकार होता है। तो लेकिन दोस्तों जो हमारी जो बीटा किरणें होती हैं, यह दोस्तों याद रखना, बीटा की किरणें जो होती हैं वो दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों बीटा किरणें होती हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बता ओजोन पाई जाती है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारी जो ओजोन परत पाई जाती है वो आपको बताना कि किस मंडल में पाई जाती है। एंड दोस्तों हमारा जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, उसके अंदर अनेक यानी मंडल पाए जाते हैं, जैसे क्षोभ मंडल, आयमंडल, समताप मंडल। तो दोस्तों आपको बताना कि जो ओजोन परत पाई जाती है वो कौन से मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना, जो ओजोन पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। एंड दोस्तों हमारा जो सप्ताह मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और दोस्तों याद रखना इसका जो कार्य क्या होता है कि दोस्तों हमारे सूर्य के दौरान जो हमारी पराबैंगनी किरणें आती हैं, एंड दोस्तों हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अब जो ओजोन परत होती है दोस्तों अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की सतह तक नहीं आने देती। और दोस्तों ये जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों गमन करती हैं ध्वनि के वेग से, प्रकाश के वेग से, प्रकाश से कम वेग से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो ट्रेवल करती हैं किसकी वेलोसिटी से, यह आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों याद रखना, मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वेलोसिटी का जो मान होता है, इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी का, वो दोस्तों हमारा 1 में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का रूट होता है। यदि दोस्तों आप इन दोनों का मान रखते हैं, हम जानते हैं दोस्तों इसका मान आप सभी को पता है, यदि इनका मान यदि आप इसके अंदर रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 है। लेकिन दोस्तों आपको मान रख कभी भी सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों, इसका जो मान होता है वह प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर होता है। तो याद रखना, जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो गमन करती हैं दोस्तों वह प्रकाश की वेलोसिटी से गमन करती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो दोस्तों यदि आपको प्रकाश की वेलोसिटी का भी यदि कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो इसका फॉर्मूला भी हम यही नोट करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसका मान इसी से प्राप्त होता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हाँ, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि निम्न विकिरणों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 किरणें दी हुई हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, नीली प्रकाश या लाल प्रकाश है। आपको बताना है कि किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होगी। दोस्तों आपने तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम देखा होगा। दोस्तों यदि आपको नहीं पता तो इसको एक बार नोट कर लेना। सबसे दोस्तों कम तरंग दैर्ध्य होती है दोस्तों, वो होती है हमारी गामा किरणों की, यानी पहले सबसे कम होती है गामा की, उससे अधिक होती है एक्स किरणों की, उससे अधिक होती है दोस्तों पुरानी जो हमारी पराबैंगनी किरणें होती हैं उनकी, और दोस्तों उससे अधिक होती है हमारा जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य। यानी दोस्तों तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। उसके बाद में आती हैं अवरक्त किरणें, फिर आती हैं रेडियो तरंगें, और फिर आती है हमारी सूक्ष्म तरंगें। तो दोस्तों इस प्रकार से याद रखना, ये हमारा तरंग दैर्ध्य का बढ़ता हुआ क्रम है। हम जानते हैं दोस्तों हमारे जो एक्स गामा किरणें होती हैं और एक्स किरणें होती हैं, इनसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, हमारा दृश्य यानी जो क्षेत्र होता है उसकी होती है। और दृश्य क्षेत्र के अंदर दोस्तों नीला प्रकाश भी इसी के अंदर आता है और लाल प्रकाश की इसी के अंदर आता है। और हम जानते हैं दोस्तों इन दोनों के अंदर हमारा जो लाल प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों याद रखना, दिए गए ऑप्शन में जो सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाला जो किरण हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगा, लाल प्रकाश हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला।
अब आपका लिए 10th क्वेश्चन है। 10वीं क्वेश्चन में क्या बताना कि ओजोन मंडल अवशोषित करता है। दोस्तों आपको बताना कि जो ओजोन मंडल होता है, हमारा ओजोन परत होती है, वो अवरत किरणों की विकिरण को अवशोषित करती है, या पराबैंगनी को, या अक्स किरणों की, या गामा किरणों को। दोस्तों मैंने आपको बताया था है कि दोस्तों हमारे जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, उनका दोस्तों अवशोषण कौन करता है? ओजोन मंडल करता है, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर यानी मानव को कोई भी हानि नहीं पहुँचे। तो इसका याद रखना दोस्तों, हमारी जो ओजोन परत होती है उसके द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 11th क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि उच्चतम आवर्ती की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको चार यानी ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना कि उच्चतम आवर्ती की जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो दोस्तों वह क्रम एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं। दोस्तों आपको अब बार मैंने क्रम लिखवाया था, वो क्रम क्या लिखवाया था कि सबसे पहले दोस्तों हमारी गामा किरणें आती हैं, फिर एक्स किरणें आती हैं, फिर पराबैंगनी किरणें आती हैं, फिर दर्शक क्षेत्र आता है, फिर अवरक क्षेत्र आता है। दोस्तों जो क्रम है आपको याद रखना होगा। फिर रेडियो, फिर सबके बाद में आती है सूक्ष्म तरंगें। दोस्तों ये जो हमारा क्रम होता है, ये लैम्ब्डा का यानी बढ़ता हुआ क्रम होता है। और यदि अपन इधर से चलते हैं तो दोस्तों ये हमारा तरंग दैर्ध्य हमारा म्यू होती है, उसका बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो दोस्तों याद रखना, सबसे अधिक यानी दोस्तों हमारी जो आवर्ती होती है वो गामा किरण होती है, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है वो हमारा सूक्ष्म तरंगों का होता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी उच्चतम आवर्ती किसकी हो जाएगी? वो जाएगी हमारी गामा किरणों की। अब आपके लिए 12वां क्वेश्चन है। दोस्तों 12 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 100 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि एक यानी आपको किरण दी हुई है, उसकी दोस्तों हमें फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? यानी 100 हर्ट्ज दी हुई है, और आपको बताना कि इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि दोस्तों हमारा जो म्यू इज इक्वल टू होता है वो सी अपॉन में लैम्डा होता है। यहाँ पर दोस्तों यानी सी का मान हमें क्या दिया हुआ है? दोस्तों हमें लैम्डा का मान पूछा गया है, तो लैम्डा का मान हमारा सी अपॉन में म्यू हो जाएगा। और हम जहाँ सभी जानते हैं दोस्तों सी का जो मान होता है वो 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और दोस्तों जो हर्ट्ज का मान हमें कितना दिया हुआ है? 100। तो इसका दोस्तों अपन सोल्व करेंगे तो हमें 3 गुणा 10 की पावर 6 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों 1000 हर्ट्ज की जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हमारी 3 गुणा 10 की पावर 6 मीटर हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि निम्न में से कौन सी किरणें ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाती हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर 4 किरणें दी हुई हैं, और आपको बताने की ऐसी कौन सी किरण है जो हमारा जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, तो यानी ग्रीन हाउस प्रभाव को यानी दर्शाती है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि दोस्तों हमारी जो अवरत किरणें होती हैं वो प्रकाश की दोस्तों हमारा जो सूर्य की जो ऊष्मीय विकिरण होता है, वो जो ऊष्मीय प्रभाव होता है उसको प्रदर्शित करती हैं। वो ऊष्मीय प्रभाव दोस्तों अवरत किरणों के कारण होता है। तो दोस्तों यानी कि ऊष्मा को यह उत्पन्न करती हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही यानी दोस्तों हमारे जो वायुमंडल के अंदर जो बादल होते हैं, यानी दोस्तों उसके द्वारा अवरत किरणें आ जाती हैं, और यानी दोस्तों यहाँ पर यानी पृथ्वी पर यानी ऊपर नहीं जा पाते, यानी परावर्तन के कारण दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ऊष्मा का मान होता है, हीट का मान बढ़ जाता है। तो इसके कारण दोस्तों हमारा अवरत किरणें होती हैं, उसी के कारण दोस्तों हमारा जो क्या होती है ग्रीन हाउस प्रभाव यानी प्रदर्शित करती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इसको याद रखना। अब आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना कि यदि ई एवं बी क्रमशः विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश को व्यक्त करती हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण की दिशा निम्न में से किसकी दिशा में होगी। दोस्तों आपको क्या बताना कि आपके पास यानी ई एवं बी क्या है? ये तुम्हारा विद्युत चुम्बकीय यानी दोस्तों हमारा यानी जो हमारा विद्युत क्षेत्र सदिश है यह चुम्बकीय क्षेत्र सदिश है। तो आपको बताना कि इसकी दो यानी संचरण की डायरेक्शन होती है वो किस प्रकार से होती है। दोस्तों याद रखना, जो हमारी संचरण की जो डायरेक्शन होती है वो इन दोनों की डायरेक्शन की यानी परपेंडिकुलर होती हैं, यानी ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों हमारे यदि वाई अक्ष के अनुदिश यानी हमारा विद्युत क्षेत्र हो, और जेड अक्ष के अनुदिश से यदि हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो, तो दोस्तों तरंग संचरण की दिशा होती है वो हमारी जेड अक्ष यानी जो अक्ष अक्ष के अनुदिश होती है। यानी दोस्तों यदि इन दोनों का यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे अक्ष अक्ष से उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, हमारा जो तरंग संचरण की जो दिशा होती है वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपको बताना कि 15 नंबर के क्वेश्चन में, दोस्तों 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना कि मैक्सवेल की जो परिकल्पना के अनुसार होती हैं वह परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दोस्तों जो हमारे मैक्सवेल वैज्ञानिक है, आपको बताने कि उन्होंने क्या बताया था कि हमारा जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र होता है वो किसको उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल को, विद्युत धारा को, चुंबकीय क्षेत्र को, या दाब विकिरण को। दोस्तों याद रखना, जो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र होता है वो है चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। मैक्सवेल वैज्ञानिक ने दोस्तों क्या कहा था कि यदि तो किसी स्थान पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वह रेगुलर यानी लगातार परिवर्तित हो रहा है, तो दोस्तों वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और यदि दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र हमारा परिवर्तित हो रहा है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक
यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी दोस्तों ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड होते हैं। ये मैक्सवेल वैज्ञानिक ने हमें बताया है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी परिवर्तित जो विद्युत क्षेत्र होता है वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको 16 का क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर आपको क्या बताना है कि दोस्तों जो मैक्सवेल समीकरण द्वारा इसके मूल नियमों को समझाया गया है। दोस्तों हमारा जो मैक्सवेल वैज्ञानिक के जो समीकरण है आपको बताना है कि उसके द्वारा किसके नियमों को समझाया गया है, सिर्फ विद्युत के, चुंबक के या यांत्रिक के या दोनों को। तो दोस्तों याद रखना जो हमारे मैक्सवेल वैज्ञानिक है उन्होंने चुंबकीय एवं जो हमारे विद्युत के गुण हैं इन दोनों को ही समझाया है, इन दोनों के ही नियम को समझाया है। जैसे कि दोस्तों हमारा जो गाउस का नियम है वो है विद्युत यानी का नियम है, तो दोस्तों उसको भी उसे यानी दोबारा से डिफाइन किया है। और दोस्तों जैसे कि हमारा जो एम्पियर का नियम है उसे भी दोस्तों यानी कि मैक्सवेल ने यानी समझाया है। तो याद रखना दोस्तों यानी कि इन्होंने विद्युत एवं चुंबकीय दोनों के ही मूल नियमों को समझाया है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है 17 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों 17 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा व ध्रुवण तल के मध्य कोण होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि दोस्तों आपकी जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं उनकी जो संचरण की दिशा एवं दोस्तों ध्रुवण तल होता है उसके मध्य कोण कितना होता है। दोस्तों आपके ध्रुवण तल के बारे में पता होना चाहिए, यानी दोस्तों वह तल जिसके अंदर हमारा विद्युत क्षेत्र का घटक है, दोस्तों विद्युत क्षेत्र सदिश एवं संचरण की दिशा हो, यानी दोस्तों इस तल को अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण तल कहते हैं। तो दोस्तों इस तल के अंदर हमारे दोस्तों विद्युत संचरण की दिशा भी आ गई, तो यहाँ से दोस्तों इस तल एवं जो हमारी विद्युत संचरण की दिशा है इसके मध्य एंगल कितना हो जाएगा, वो जाएगा हमारा 0 डिग्री, क्योंकि दोस्तों ध्रुवण तल ही हमारा इन दोनों का तल होता है। तो दोस्तों यानी हमारा जो विद्युत संचरण की दिशा होगी वो तो इसी तल में है, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा 0 डिग्री। दोस्तों कई बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों वो सोचते हैं कि दोस्तों हमारा विद्युत क्षेत्र का घटक ये हो गया और संचरण की दिशा ये हो गई, इन दोनों के मध्य कर देते हैं। बल्कि दोस्तों तल क्या होता है, तल के अंदर दोस्तों ये दोनों ही आ जाते हैं, यानी दोस्तों ये दोनों जिस यानी तल के अंदर होते हैं वो तल हमारा ध्रुवण तल कहलाता है। तो इस प्रकार से ध्रुवण तल एवं संचरण की दिशा के मध्य एंगल हो जाएगा आपका 0 डिग्री। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या बताना है कि क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना कि जो हमारा क्रिस्टल होते हैं उनकी संरचना का हमें निर्धारण करना है, यानी दोस्तों इसकी जो क्रिस्टल यानी की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको डिटरमाइन करने में लिए किसका यूज किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना जो हमारी अक्ष किरणें होती हैं उनका उपयोग यानी दोस्तों हमारे जो क्रिस्टल होते हैं उनकी संरचनाओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी दोस्तों ये होगा अब 18 का भी होगा, यह है 19 का क्वेश्चन आपके सामने। तो 19 के क्वेश्चन में क्या बताना है कि एक रडार जो दुश्मन के विमान की उपस्थिति का पता लगाती है, यानी दोस्तों हमारे जो समुद्र के अंदर दोस्तों हमारे जो रडार यानी दोस्तों क्या होते हैं कि जो पनडुब्बी होती हैं या फिर दोस्तों कोई भी यानी हमारे विमान होते हैं, तो दोस्तों यानी कि एक दूसरे दुश्मन का जो रडार होता है उसका पता लगाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं कि दोस्तों यह यानी एक किरणों को भेजते हैं, फिर यदि दोस्तों ये परावर्तन होकर यानी वापस आ जाती हैं तो दोस्तों यानी समझ लिया जाता है कि यहाँ पर और कोई दूसरा विमान है। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी वहाँ पर कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना रडार के अंदर जो हमारी रेडियो तरंगें होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, रेडियो वेव का, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 20 का क्वेश्चन, 20 नंबर में क्वेश्चन में क्या बताना है कि FM प्रसारण सेवा किस बैंड आवृत्ति की सीमा का उपयोग करती है। दोस्तों में क्या होता है ना कि हमारा जो FM होता है, यानी जो FM है दोस्तों आपने सुना होगा, FM यानी आपके मोबाइल के अंदर भी आता है, तो वहाँ पर आपको बताना है कि दोस्तों इसकी जो आवर्ती सीमा होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो दोस्तों याद रखना जो FM होता है वो है 88 हर्ट्ज से लेकर के 108 मेगा हर्ट्ज के मध्य होता है, क्योंकि दोस्तों आपका जो FM मोबाइल है आप उसमें अभी यानी चेक कर सकते हैं कि दोस्तों FM है वहाँ पर, यानी दोस्तों यदि आप सर्च करोगे तो आपके जो चैनल होंगे वो 88 यानी मेगा हर्ट्ज से लेकर के 108 मेगा हर्ट्ज के मध्य होंगे। जैसे दोस्तों आपने कभी सुना होगा 91 पॉइंट मेगा हर्ट्ज पर दोस्तों हमारा क्या होता है, रेडियो सिटी होता है, 93.5 पर हमारा रेड FM होता है, 106 पर दोस्तों हमारा रेनबो इंडिया होता है। दोस्तों यानी जो यानी बच्चे FM सुनते हैं तो उनको पता होगा, यानी उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। यानी जो रेडियो की जो आवृत्ति सीमा होती है वो 88 लेकर के 108 तक होती है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आंतों के रोग के निदान के लिए निम्न में से किस किरणों का उपयोग किया जाता है। यानी दोस्तों हमारे जो शरीर की जो आंत होती है उनकी यानी जो रोग होता है उसके निदान के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों याद रखना अक्ष किरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बताना कि दोस्तों हमारे
निम्नलिखित में से किसका उपयोग सीटी स्कैन में किया जाता है? दोस्तों सीटी स्कैन का मतलब क्या है कि दोस्तों हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई भी स्कैन किए जाते हैं दोस्तों उसके अंदर कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखना बस सीटी स्कैन होता है उसके अंदर भी एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। तो इसका भी राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या बताना कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं उनकी अनुप्रस्थ प्रकृति होती है किसके द्वारा सिद्ध होती है? ध्रुवण के द्वारा, व्यतिकरण के द्वारा, परावर्तन के द्वारा या विवर्तन के द्वारा। दोस्तों याद रखना यदि कोई तरंग है यदि उसका ध्रुवण हो रहा है तो दोस्तों वह 100% हमारी अनुप्रस्थ तरंगी होगी, क्योंकि दोस्तों जो अनुदैर्ध्य तरंगी होती हैं उनका ध्रुवण नहीं किया जा सकता। ये मैंने आपको इससे दोस्तों हमारा जो वेब ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसके अंदर भी करवाया था। दोस्तों ध्रुवण क्या होता है कि केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्रुवण नहीं किया जा सकता। तो कि वह किरणें जिसका ध्रुवण हो रहा है तो दोस्तों वह अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंगी होती है, ये हमारी सिद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। बल्कि दोस्तों आपके विवर्तन, व्यतिकरण एवं परावर्तन होते हैं ये दोस्तों कि अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों ही तरंगों में होते हैं। यदि दोस्तों कोई तरंग का व्यतिकरण है हो रहा है तो अपन नहीं कह सकते कि यह 100% अनुप्रस्थ तरंगे हैं। लेकिन दोस्तों कोई तरंग का यदि ध्रुवण हो रहा है तो वह 100% हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो यह किसके द्वारा सिद्ध होता है? ध्रुवण से। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि ओजोन परत की जैविक उपयोगिता होती है। दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारा जो ओजोन परत होता है उसकी जो जैविक उपयोगिता होती है ये आपको बताना है क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ओजोन परत का कार्य क्या होता है दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और इसका कार्य क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं, उनका अवशोषण किया जाता है ओजोन परत के द्वारा। तो दोस्तों यह पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यही दोस्तों इसका उपयोग जैविक उपयोगिता में किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर आपको क्या बताना है कि रेडियो तरंगे मकान से वितरित विवर्तित होती हैं जबकि प्रकाश तरंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको क्या बताना है कि हमारी जो रेडियो तरंगे होती हैं वो तो दोस्तों हमारे क्या होता है कि विवर्तित हो जाती हैं, लेकिन हमारी क्या होती हैं कि दोस्तों हमारी कौन सी तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं दोस्तों वह विवर्तित नहीं होती हैं। इसका रीज़न आपको बताना है कि क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको क्रम बताया था कि दोस्तों हमारा जो दृश्य क्षेत्र होता है, जो प्रकाश होता है उसी के अंदर आता है, और रेडियो तरंगे होती हैं दोस्तों हमारे लाट सेकेंड में आती हैं। तो दोस्तों इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है कि प्रकाश तरंगों से अधिक होती है। तो मैंने आपको बताया था कि विवर्तन के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है कि दोस्तों हमारा जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है उसका जो अवरोध होता है उसके समान होना चाहिए, इसकी तरंग दैर्ध्य इसका जो आकार होता है दोस्तों लगभग यदि समान होगा तभी हमारा विवर्तन होता है। और दोस्तों हम जानते हैं हमारी जो दीवार होती है हमको मकानों की इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होती है। दोस्तों इसके कारण क्या होता है कि हमारी जो रेडियो तरंगे होती हैं उसकी भी ये तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। तो इसका जो विवर्तन होता है वो आसानी से हो सकता है, और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण दोस्तों इसका विवर्तन नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दोस्तों रेडियो तरंगे होती हैं उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो प्रकाश से अधिक रखती हैं, इसी के कारण दोस्तों इसका आसानी से विवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि रेडियो तरंगे एवं दृश्य प्रकाश का निर्वात में होता है। दोस्तों हमारी जो रेडियो तरंगे होती हैं और एक हमारा दृश्य प्रकाश दोस्तों आप प्रकाश से मालक्षण दृश्य क्षेत्र होता है। निर्वात में दोस्तों समान वेग लेकिन भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य या सतत ऊर्जा स्पेक्ट्रम, बैंड अवशोषण स्पेक्ट्रम या रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। दोस्तों याद रखना हमारी जो रेडियो तरंगे और जो दृश्य प्रकाश होती हैं मैंने आपको बताया था कि उसको तरंग दैर्ध्य दोस्तों भिन्न भिन्न होती हैं, कि जो रेडियो तरंगे होती हैं उसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है और प्रकाश की कम होती है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो जितनी भी हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उनकी वेलोसिटी दोस्तों हमेशा एक होती है, और वो होती है प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर है 3 × 10⁸ और इसका फॉर्मूला भी दोस्तों सभी के लिए सेम होता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो रेडियो तरंगे और दृश्य प्रकाश होगा वह निर्वात के अंदर समान वेग के लेकिन भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य से गमन करता है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारे जो ऊष्मीय विकिरण होते हैं वह निम्न में से किसके वेग से संचरित करते हैं। दोस्तों हमारे जो ऊष्मीय विकिरण होते हैं वो आपको बताना है कि किसके वेग से संचरित करते हैं। दोस्तों आपको बताना है, याद रखना जो कौसमी किरणें होती हैं और जो ऊष्मीय विकिरण होते हैं दोस्तों एक प्रकार से हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, और हम सभी जानते हैं जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वो प्रकाश की वेलोसिटी से संचरित करती हैं, गमन करती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों ऊष्मीय विकिरण भी हमारी जो प्रकाश की तरंगे होती हैं जो उसी की वेलोसिटी से संचरित करती हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। बल्कि दोस्तों एल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि किरणें दोस्तों
दोस्तों ये हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं होती हैं, तो ये इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों कोई उपकरण है, उसके विद्युत क्षेत्र का दोस्तों आयाम आपको ये दिया हुआ है, तो आपको चुम्बकीय क्षेत्र का आपको आयाम बताना है कि कितना होगा। तो दोस्तों याद रखना कि जो हमारे जो प्रकाश की वेलोसिटी दोस्तों सी होती है, उसका एक फॉर्मूला और होता है, यानी दोस्तों विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के अंदर दोस्तों हमारे जो यानी कि ये हमारे चुम्बकीय क्षेत्र के आयाम होते हैं, और ये दोस्तों हमारे कंपन क्या होते हैं, चुम्बकीय क्षेत्र के होते हैं, यानी ये विद्युत क्षेत्र के, ये चुम्बकीय क्षेत्र के। तो दोस्तों इन दोनों का जो आयाम होता है दोस्तों, उसका जो अनुपात होता है ई अपॉन में बी, वो याद रखना दोस्तों प्रकाश की वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा जो बी का मान आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ई अपॉन में दोस्तों हमारा सी हो जाएगा, और ई का मान दोस्तों मेरा 18 दिया हुआ है, और सी का हम सभी जानते हैं 3 गुणा 10 की घात 8 होता है। तो यदि इसको अभी अपन सोल्व करेंगे तो दोस्तों हमारे 6 हो जाएगा, ये ऊपर आएगा तो 10 की पावर माइनस के 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों चुम्बकीय क्षेत्र का जो घटक हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 8 हो जाएगा। दोस्तों इसको नोट कर लेना कि यदि हमारा कोई यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, उसके अंदर दोस्तों हमारा जो विद्युत क्षेत्र के जो कंपन हो रहे हैं, यदि उसका आयाम ई है, और दोस्तों हमारा जो चुम्बकीय क्षेत्र के जो घटक है उसका आयाम यदि बी है, तो दोस्तों हमारा जो प्रकाश की वेलोसिटी होती है वह इन दोनों के अनुपात के बराबर होती है। तो याद रखना इसका जो अनुपात या राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 वाला। इस फॉर्मूले से तो इसको अपन हल करेंगे। तो अब आपका 29 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों हमारा जो टीवी तरंगे होती हैं उसका जो तरंग दैर्ध्य का क्रम है दोस्तों, आपको ये दिया हुआ है 1 से 10 मीटर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज में आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना हमारी जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है आवृत्ति का, मैंने आपको बताया था कि दोस्तों वो उसके होता है सी अपॉन में लैम्डा होता है। यदि दोस्तों हमारा जो निम्नतम मानी तरंग दैर्ध्य में 1 मीटर दी हुई है, तो म्यू का जो निम्नतम मान हो जाएगा वो हमारा सी अपॉन में 1 हो जाएगा। तो यानी कि दोस्तों सी का मान अपन जानते हैं 3 गुणा 10 की पावर 8 होता है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यही हो जाएगा। यदि दोस्तों इसको अपन मेगा में अवधि अपन चेंज करेंगे तो 10 की पावर 6 घटा लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 3 गुणा 10 की पावर 2 मेगा हर्ज हमारा रह जाएगा। तो यानी दोस्तों न्यूनतम आवृत्ति तो ये हो गया यानी कि 300। तो न्यूनतम दोस्तों 300 में एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी यह 300 से 3000 होगी। यदि 10 मीटर के लिए दोस्तों आप आवृत्ति निकालेंगे तो हमारी 3000 ही प्राप्त होगी, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू हमारा सी अपॉन में लेमडा, लेमडा का मान यदि अपन यहाँ पर 100 रखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका मान प्राप्त हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 6 हर्ट्ज। यदि इसको मेगा हर्ट्ज में यदि अपन चेंज करेंगे तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 300,000 हर्ट्ज हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के कंपित विद्युत एवं चुम्बकीय सदिश होते हैं उसके निर्देशित होते हैं। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उसके अंदर दोस्तों ये हमारा विद्युत यानी सदिश के विद्युत क्षेत्र सदिश का कंपन होते हैं, और ये हमारे चुम्बकीय क्षेत्र के सदिश के कंपन होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि यह एक ही दिशा में लेकिन इसके बीच कलांतर 90 डिग्री होता है, एक ही दिशा में या समान कला में होती हैं, परस्पर लंबवत दिशा में या समान कला में होती हैं, परस्पर लंबवत दिशा में वो कलांतर 90 डिग्री होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इनके जो कंपन है वो लंबवत हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो हमारा वाई एक्स के अनुदिश हो रहा है, और चुम्बकीय क्षेत्र का हमारा किसके अनुदिश हो रहा है, जेड एक्स के अनुदिश हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसकी जो कला होती है वो हमेशा समान होती है, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है वहाँ पर भी चुम्बकीय क्षेत्र के सदिश का मान शून्य है, जहाँ पर दोस्तों इसका मान मैक्सिमम होता है वहाँ पर भी हमारे इसका मान मैक्सिमम होता है। इन दोस्तों ये दोनों समान कला में है। तो याद रखना दोस्तों हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंदर जो कंपित विद्युत एवं चुम्बकीय सदिश होते हैं वो परस्पर लंबवत दिशा में वो तथा समान कला में होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है 31 नंबर का क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण जेड एक्स के समांतर होता है, तो इस स्थिति में परिवर्तित क्षेत्रों का कौन सा जोड़ा इस तरंग को उत्पन्न करता है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारी कोई यानी एक तरंग है उसकी संचरण की दिशा में जेड एक्स के यानी सापेक्ष दी गई है। तो आपको बताना कि दोस्तों हमारा जो यानी कि जो कोई परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है यानी दोस्तों चुम्बकीय क्षेत्र एवं जो विद्युत क्षेत्र है वह दोस्तों कौन कौन से अक्ष पर होंगे, यह आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र अक्ष पर होगा या चुम्बकीय क्षेत्र वाई अक्ष पर, या दोस्तों ये दोनों उल्टे होंगे, या विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष पर होगा या चुम्बकीय क्षेत्र एक्स अक्ष पर, यानी दोस्तों आपको बताना है किस प्रकार से होंगे। दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि दोस्तों तरंग संचरण की दिशा है वो दोस्तों इन दोनों के लंबवत होती है। तो इसका मतलब क्या कि दोस्तों यानी कि या तो एक्स और यानी वाई इन दोनों पर ही होंगे, तो दोस्तों जेड वाले तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं ये बताना है कि जो एक्स ई यानी विद्युत क्षेत्र होगा वो एक्स पर होगा या वाई पर होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आपका जो
आपका जो सदिश वाला चैप्टर है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि दोस्तों हमारा जो आई जे और के यदि तो इसका जो क्रम होता है वो ABCD के अनुसार होता है तो हमारा पॉजिटिव आता है। यदि इसका दोस्तों ये क्रम चेंज हो जाता है हमारा नेगेटिव आता है। कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों यदि अपन आई को यदि जे से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा के आ रहा है यानी दोस्तों आई से जे से, तो आई जे के दोस्तों ये हमारा क्रम है तो हमारे पॉजिटिव आता है। यदि दोस्तों ये क्रम हमारा बिगड़ जाता है तो हमारा नेगेटिव आ जाता है। कहने का मतलब यदि अपन जे को यदि तो हमारा जे है उसको यदि आई से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा के आ रहा है तो इसका मतलब कि दोस्तों हमारा क्रम गलत हो गया है, आई जे के आता है लेकिन यहाँ पर जे आई के दिया हो तो दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव प्राप्त होता है। हम जानते हैं दोस्तों हमारी विद्युत संचरण की दिशा होती है वो ई क्रॉस बी होती है और दोस्तों हमें क्या दिया हुआ है यानी जेड एक्स के अनुदिश दिया हुआ है तो इसका मतलब दोस्तों हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो दोस्तों हमारा जो एक्स वाई जेड का जो क्रम होगा दोस्तों वही रखा जाएगा। यदि दोस्तों अपन वाई जेड एक्स करेंगे तो दोस्तों हमारा जो ये नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन हमें पॉजिटिव जेड एक्स के अनुदिश दिया हुआ है तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो तो एक्स पर आ जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र वाई पर आ जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों आपको रट लेना, रट तो दोस्तों कैसे सकते हैं ये क्वेश्चन तो आपको समझने पड़ेगा। इन दोस्तों हमारा जो विद्युत क्षेत्र वाले जो नियम है यानी कैसे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों वो नियम आपको आने चाहिए। अब आपका 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा संचरित नहीं होती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होते हैं उसके द्वारा किसको संचरण नहीं किया जा सकता। दोस्तों याद रखना जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उसके अंदर दोस्तों ऊर्जा का भी संचरण होता है, संवेग का भी संचरण होता है और दोस्तों संदेश होते हैं हमारे मैसेज होते हैं इन्फॉर्मेशन होती है उसको भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा अपन भेजे जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो आवेश का मान होता है वो याद रखना इसके द्वारा संचरित नहीं किया जा सकता तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब 33 क्वेश्चन है। तो 33 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना कि कौन से वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उपस्थिति को सिद्ध किया था। दोस्तों आपको बताना कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दोस्तों हमारा जो उपस्थिति है उसको प्रायोगिक रूप से यानी प्रस्तुत किया था। दोस्तों हमारा जो मार्कोनी वैज्ञानिक है उन्होंने यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दोस्तों यानी प्रायोगिक रूप से उपस्थित किया था। लेकिन मैक्सवेल ने तो क्या किया दोस्तों इसको अध्ययन किया है तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपका जो 34 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया है। अब ये है दोस्तों 34 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या बताना है कि दोस्तों वायुमंडल में क्षोभ मंडल होता है उसके ठीक ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है वह कहलाता है। दोस्तों आपको बताना है कि क्षोभ मंडल हमारा सबसे नीचे होता है और इसके ऊपर वाला जो मंडल होता है दोस्तों वह समताप मंडल होता है। यह आपको याद रखना है। यानी दोस्तों हमारा जो पृथ्वी होता है उसका जो वातावरण होता है एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर दोस्तों सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके वाला दोस्तों ऊपर वाला जो हमारा क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं अपन समताप मंडल बोलते हैं और दोस्तों इसी के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। और उससे वाला दोस्तों हमारा जो क्षेत्र है उसको अपन क्या बोलते हैं आयन मंडल बोलते हैं और दोस्तों उसी के अंदर ही दोस्तों हमारा जो उच्च ताप मंडल होता है यह पाया जाता है। तो याद रखें दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि यदि लैम्ब्डा वी, लैम्ब्डा आर तथा लैम्ब्डा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें व सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्ध्य हैं तब यानी दोस्तों आपको बताना कि ये जो तीनों है इन तीनों किरणों की क्रमशः तरंग दैर्ध्य दी हुई हैं तो आपको बताना कि इनका जो सही क्रम कौन सा होगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं दोस्तों तरंग दैर्ध्य का जो बढ़ता हुआ क्रम होता है सबसे पहले दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्ध्य हमारी गामा किरणों की होती है, उससे अधिक दोस्तों हमारी एक्स किरणों की होती है, उसके बाद में दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी तरंगें, उसके बाद में दर्शक क्षेत्र फिर अवरक्त किरणें आती हैं, फिर दोस्तों हमारी रेडियो तरंगें आती हैं और सबसे यानी अधिक होती है सूक्ष्म तरंगों की। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि सबसे कम तरंग दे दोस्तों अब आप किसकी हो जाएगी हमारी एक्स की हो जाएगी और एक्स की हमें क्या दी हुई है लैम्ब्डा आर दी हुई है। तो सबसे कम दोस्तों हमारी लैम्ब्डा आर की हो जाएगी और उससे अधिक दोस्तों हमारी किसकी हो जाएगी दर्शक क्षेत्र की। तो दर्शक प्रकाश आपका लैम्ब्डा वी दिया हुआ है तो आपका लैम्ब्डा वी हो गया और सबसे अधिक दोस्तों सूक्ष्म तरंगों की हो जाएगी लैम्ब्डा एम की हो जाएगी। तो सबसे अधिक दोस्तों लैम्ब्डा एम आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है सी ऑप्शन में दिया हुआ है और ए में दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर दोस्तों लैम्ब्डा वी होगा, दूसरे नंबर पर लैम्ब्डा वी बी ऑप्शन में सी ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों तीसरे में यहाँ पर आपको लैम्ब्डा वी दिया हुआ दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर लैम्ब्डा वी की जगह लैम्ब्डा आर आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी हो जाएगी सूक्ष्म तरंगों की, उससे यानी दोस्तों अधिक यानी उससे कम किसकी होगी उससे कम हो जाएगी दर्शक क्षेत्र की यानी लैम्ब्डा वी और सबसे कम किसकी हो जाएगी हमारी लैम्ब्डा आर की हो जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो 35 क्वेश्चन है दोस्तों कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों यानी यदि आपने 35 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों यह मान लें कि ये मानने कि दोस्तों आपको जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव है उसका कंप्लीट रिवीजन हो गया है। आपके एग्जाम में दोस्तों यहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो दोस्तों अपन
मिलते हैं आपको ऐसे ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक आप सभी आपको धन्यवाद। दोस्तों आपकी जो स्टडी है आप इसको रेगुलर रखिए और दोस्तों आप वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि दोस्तों और भी बच्चों को इसको फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।